जिस दिन कोई पैदा होता है, क्या वही उसका पहला दिन था? क्या जीवन जन्म से शुरू होता है या उससे भी, मतलब बहुत पहले? और एक सवाल और भी है इसी से जुड़ा हुआ। क्या? शरीर पहले बनता है या चेतना पहले प्रवेश करती है? बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं है ना? ये हमारे अस्तित्व की उस बुनियाद से जुड़े हैं जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। और इन्हीं सवालों के केंद्र में है एक प्राचीन ग्रंथ, गर्भ उपनिषद। आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है उसका आधार यही ग्रंथ है। तो आज हम किसी धर्म या चमत्कार की बात नहीं करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम जीवन के उस डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हजारों साल पहले गर्भ उपनिषद ने शब्द दिए थे। सही कहा। ये अंतर्मुख चैनल की प्रस्तुति है जहां हम ज्ञान को पूजा नहीं बल्कि समझ बनाते हैं। और हमारी सभी श्रोताओं से ये गुजारिश है कि इस चर्चा में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाँ, क्योंकि अंत में एक ऐसा प्रश्न आएगा जो शायद जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो गर्भ उपनिषद को उसके सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये है क्या असल में? देखिए, ये कोई पौराणिक कहानी या आस्था का विषय नहीं है। ये एक अवलोकन पर आधारित ग्रंथ है। एक कह सकते हैं ऑब्जर्वेशनल टेक्स्ट। ऑब्जर्वेशनल? हाँ। उस समय में? हाँ, यही तो कमाल की बात है। सोचिए, एक ऐसा समय जब माइक्रोस्कोप नहीं था, अल्ट्रासाउंड की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सही बात है। उस समय ये ग्रंथ गर्भ की रचना, भ्रूण का जो क्रमवार विकास है, माँ के भावों का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है और जन्म से पहले की मानसिक अवस्था, इन सब का वर्णन कर रहा था। ये तो अपने समय से बहुत आगे की बात लगती है। बिल्कुल, ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि बिना किसी तकनीक के इतना सटीक अवलोकन कैसे संभव हुआ होगा। तो इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है? ये असल में पूछना क्या चाहता है? इसका जो मूल प्रश्न है वो बहुत गहरा है। उपनिषद पहले शरीर की रचना का पूरा वर्णन करता है और फिर उसके बाद एक सवाल पूछता है। और वो सवाल क्या है? वो पूछता है, यदि शरीर गर्भ में बनता है तो संस्कार कहाँ बनते हैं? अच्छा, संस्कार कहाँ बनते हैं? हाँ, ये एक सवाल पूरी चर्चा की दिशा ही बदल देता है। यह शरीर के बनने से आगे जाकर हमारी प्रवृत्तियों, हमारे स्वभाव, हमारी चेतना के डिजाइन की बात करने लगता है। ठीक है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जीवन की शुरुआत उपनिषद के अनुसार ये कोई एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, यही सबसे पहला और जरूरी बिंदु है। इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। तो यह प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद कहता है कि पहले दिन जीवन केवल एक तरल अवस्था में होता है। उसके लिए एक शब्द है कललम। कललम? हाँ, कललम मतलब एक तरल मिश्रण। कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक संभावना। और इसके बाद? फिर कुछ सप्ताह बाद ये बुदबुद का रूप लेता है, मतलब एक बुलबुला या एक गांठ जैसा। अच्छा, एक मांस का छोटा सा गोला जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे अंगों का विभाजन, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो शुरू होता है। सिर, हाथ, पैर, ये सब अलग अलग आकार लेने लगते हैं। और ये वर्णन तो आज के आधुनिक भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी से काफी हद तक मेल खाता है। काफी हद तक। लेकिन जैसा मैंने कहा, उपनिषद की असली गहराई इसके आगे शुरू होती है। और वो क्या है? वो कौन सा बिंदु है जहां ये सिर्फ जीव विज्ञान से आगे निकल जाता है? वो बिंदु एक वाक्य में छिपा है। उपनिषद कहता है, यह केवल कोशिकाओं का विभाजन नहीं, यह प्रवृत्तियों का संग्रह है। प्रवृत्तियों का संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ टेंडेंसीज। एग्जैक्टली। इस एक वाक्य में बहुत कुछ छिपा है। इसका मतलब है कि गर्भ में सिर्फ एक शारीरिक ढांचा नहीं बन रहा होता, बल्कि आदतें, झुकाव और प्रवृत्तियां यानी टेंडेंसीज भी इकट्ठा हो रही होती हैं। तो ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का निर्माण भी है जो साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल सही है। और जैसे ही हम ये समझते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी गर्भ में हो रहा है वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हो रहा है। हाँ। और यहीं पर बाहरी वातावरण, खासकर माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती होगी। आपने बिल्कुल सही समझा। यहीं से उपनिषद का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश शुरू होता है। और वो क्या है? ग्रंथ बार बार एक बात दोहराता है, गर्भ में बच्चा माँ का भोजन ही नहीं, उसका मन भी ग्रहण करता है। उसका मन भी ग्रहण करता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि बच्चा
गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से सिर्फ पोषण नहीं ले रहा, वो माँ की पूरी मानसिक और भावनात्मक अवस्था को भी एक तरह से आत्मसात कर रहा है। आज का विज्ञान भी तो इसी दिशा में इशारा कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। जब माँ तनाव में होती है तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, हाँ, जो प्लेसेंटा को पार करके बच्चे तक पहुँचते हैं। और जब वो खुश और शांत होती है तो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स का सकारात्मक प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। सही। और अब तो एपिजेनेटिक्स का जो क्षेत्र है वो इससे भी एक कदम आगे की बात करता है। एपिजेनेटिक्स? हाँ, मतलब जीन पर वातावरण का प्रभाव। हाँ, एपिजेनेटिक्स का विचार बहुत गहरा है। ये कहता है कि आपकी जीन्स यानी आपकी किताब नहीं बदलती। अच्छा। लेकिन आपका वातावरण ये तय कर सकता है कि उस किताब के कौन से पन्ने पढ़े जाएंगे और कौन से बंद रहेंगे। वाह। तो जो बात आज विज्ञान हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की भाषा में कह रहा है, वही बात गर्भ उपनिषद में हजारों साल पहले बहुत सरल शब्दों में कह दी थी। कैसे? उसके श्लोकों का सार है, क्रोधित माता अस्थिर संतति। मतलब एक गुस्सैल या परेशान माँ से एक बेचैन बच्चे का जन्म होता है। हाँ, और दूसरा शांत माता संतुलित चेतना। एक शांत माँ से एक बैलेंस चेतना का। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक सीधा सा अवलोकन है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। पूछिए। क्या ये आज के समय में एक माँ पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता? मतलब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना, हमेशा शांत रहना, ये तो लगभग नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अनजाने में हर कोई अपने बच्चे को एक अस्थिर शुरुआत दे रहा है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब उपनिषद के इरादे में छिपा है। उसका इरादा क्या है? इसका उद्देश्य किसी पर दोष लगाना नहीं है। ये ब्लेम नहीं बल्कि अवेयरनेस की बात करता है। अवेयरनेस? हाँ, जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता लाने का एक प्रयास है। ये नहीं कह रहा कि माँ को परफेक्ट होना है, हर पल खुश रहना है, बल्कि ये कह रहा है कि हमें ये समझना होगा कि एक नई चेतना को दुनिया में लाने की प्रक्रिया कितनी गहरी और संवेदनशील है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं हुई फिर? बिल्कुल नहीं, ये जिम्मेदारी पूरे परिवार और समाज की है कि गर्भवती स्त्री को एक शांत और सुरक्षित माहौल दिया जाए। मतलब ये इंडिविजुअल गिल्ट का मामला नहीं बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का संदेश है। आपने इसे एकदम सही शब्दों में कहा है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। स्रोत में जो दो स्त्रियों की कहानी दी गई है वो भी शायद इसी बात को और स्पष्ट करती है ना? हाँ, वो कहानी इसी विचार को मजबूत करती है। कहानी में एक स्त्री है जो हमेशा डर और चिंता में जीती है और दूसरी शांत और स्वीकार भाव में रहती है। और उनके बच्चों के पर क्या असर हुआ? जब दोनों के बच्चे बड़े हुए तो उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। पहली का बच्चा डरपोक और असुरक्षित था, हमेशा डरा सहमा रहता था। और दूसरी का बच्चा शांत और आत्मविश्वासी था। उपनिषद इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है। क्या? वो कहता है ये पिछले जन्म का फल नहीं, ये गर्भ में मिले वातावरण का परिणाम है। ये बात तो कर्म की पारंपरिक धारणा को ही चुनौती देती है। बिल्कुल देती है, पर उस पर हम बाद में आएंगे। पहले एक और उलझन भरे विषय पर बात करते हैं। जरूर। स्मृति और विस्मृति, मतलब याददाश्त और भूलना। उपनिषद कहता है कि गर्भ में जीव को अपने अस्तित्व का बोध होता है, उसे सब याद रहता है, पर जन्म के समय वो सब कुछ भूल जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही गूढ़ हिस्सा है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मन में सवाल आता है, क्या ये भूलना एक सजा है? ये एक स्वाभाविक सवाल है। किसी को भी लगेगा कि अगर हमें सब याद था तो फिर हम भूल क्यों गए? क्या ये कोई पनिशमेंट है? हाँ, लेकिन उपनिषद का दृष्टिकोण इसे सजा नहीं बल्कि डिजाइन का एक जरूरी हिस्सा मानता है। डिजाइन का हिस्सा? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि आज का न्यूरोसाइंस भी इसी दिशा में संकेत करता है। वो कैसे? विज्ञान में एक टर्म है इन्फेंटाइल एमनीशिया। इन्फेंटाइल एमनीशिया? इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के शुरुआती कुछ सालों की बातें, खासकर 3 साल से पहले की घटनाओं को याद नहीं रख पाते। हमारा दिमाग उन यादों को सहेज कर नहीं रखता। पर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग उस समय पूरी तरह विकसित नहीं होता? इसका एक कारण ये है कि उस समय हमारे दिमाग का वो हिस्सा हिप्पोकैम्पस जो यादें बनाने के लिए जरूरी है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता। अच्छा। और साथ ही बचपन में हमारे दिमाग में ब्रेन प्रूनिंग नाम की एक बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है। ब्रेन प्रूनिंग, ये क्या है? इसमें दिमाग गैर जरूरी न्यूरल कनेक्शंस को छांटकर हटा देता है ताकि जरूरी कनेक्शंस मजबूत हो सके। ये एक तरह की सिस्टम क्लीनिंग प्रक्रिया है। मतलब दिमाग फालतू की जानकारी को डिलीट कर देता है। हाँ, ताकि सिस्टम और कुशलता से काम कर सके। तो ये भूलना कोई सजा नहीं बल्कि एक कुशल प्रणाली बनाने का, एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने का हिस्सा है। तो ये भूलना एक तरह का रीसेट बटन है।
ताकि हम एक कोरी स्लेट के साथ नई शुरुआत कर सकें। बिल्कुल। आप सोच कर देखिए, अगर हमें गर्भ की वो सीमित जगह और जन्म की जो पीड़ादायक प्रक्रिया है उसकी हर एक स्मृति पूरी स्पष्टता से याद रहती, तो क्या हम इस शरीर में कभी सहज महसूस कर पाते? नहीं, शायद नहीं। क्या हम इस समाज में सामान्य रूप से जी पाते? शायद नहीं। यह भूलना हमें नई परिस्थितियों, इस शरीर और इस समाज के साथ आसानी से जुड़ने में मदद करता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये दिलचस्प है, लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास भी खड़ा होता है। क्या? अगर जन्म के समय हमारा रीसेट हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो फिर संस्कारों की निरंतरता कैसे होती है? अगर हम सब कुछ भूल गए तो पिछले पैटर्न आगे कैसे बढ़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से हम कर्म की सही समझ की ओर बढ़ते हैं। कर्म, जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। बिल्कुल। आमतौर पर कर्म का मतलब पिछले जन्म की सजा या इनाम से लगाया जाता है। हाँ, एक तरह का कॉस्मिक स्कोर कार्ड कि अच्छे काम किए तो अच्छा फल, बुरे किए तो बुरा। लेकिन उपनिषद इसे कैसे देखता है? और हाँ, इस तरह की गहरी समझ और स्पष्टता के लिए हमारे श्रोता अंतर्मंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम ज्ञान को सरल और सुलभ बनाने का प्रयास करते हैं। जरूर। तो कर्म पर वापस आते हैं। हाँ, तो गर्भ उपनिषद इस गलतफहमी को पूरी तरह से दूर करता है। आपके सवाल का जवाब यह है कि रीसेट हमारी एक्सप्लिसिट या सचेत स्मृति का होता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी मतलब घटनाओं और तथ्यों की यादें, जैसे कल मैंने क्या खाया था, ये एक्सप्लिसिट है। ठीक है। लेकिन हमारी इम्प्लिसिट या अवचेतन स्मृति का रीसेट नहीं होता। इम्प्लिसिट मेमोरी जैसे साइकिल चलाना। आप सोचते नहीं है कि पेडल कैसे मारना है, ये आपकी मांसपेशियों की याददाश्त में है। या फिर कोई खास तरह का व्यवहार, कोई आदत, कोई डर, ये इम्प्लिसिट है। अच्छा। यहीं पर कर्म की असली परिभाषा छिपी है। उपनिषद के संदर्भ में कर्म का अर्थ सजा नहीं, बल्कि संस्कारों की निरंतरता है। संस्कारों की निरंतरता। हाँ, कंटिन्यूटी ऑफ इम्प्रिंट्स, वो गहरे निशान जो हमारी चेतना पर पड़ जाते हैं। इसे आज की भाषा में कैसे समझेंगे? आज की भाषा में हम इसे बिहेवियरल पैटर्न्स कह सकते हैं। व्यवहार के पैटर्न्स। हाँ, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस यानी आनुवांशिक प्रवृत्तियां, या फिर फैमिली कंडीशनिंग। फैमिली कंडीशनिंग मतलब जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। हाँ, अक्सर बिना जाने समझे। ये वो आदतें, झुकाव और मानसिक पैटर्न्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अक्सर अवचेतन रूप से। तो उपनिषद का सार क्या हुआ इस बारे में? उपनिषद का सार ये है, तुम वही आगे बढ़ाते हो जिसे तुम समझे बिना जीते हो। अगर हम अपने क्रोध, अपने डर, अपनी चिंताओं को समझे बिना जीते हैं, उन पर कभी काम नहीं करते, तो हम अनजाने में वही भावनात्मक ब्लूप्रिंट अपने बच्चों को भी दे देते हैं। ये कर्म है। ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विरासत है, एक साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस। बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे आज के जीवन से जुड़ता है। आज माता पिता अक्सर पूछते हैं कि उनका बच्चा इतना जिद्दी क्यों है, हाँ। या उसमें इतनी चिंता क्यों है, उसका ध्यान क्यों नहीं लगता। तो बच्चा समस्या नहीं है, तो फिर क्या है? वो एक आईना है। आईना? हाँ, वो घर के अनकहे तनाव, माता पिता के आपसी रिश्ते के दबाव, उनके अपने अनसुलझे डरों को दर्शाता है। ये सब गर्भ में ही ऊर्जा के स्तर पर, वाइब्रेशन के लेवल पर रिकॉर्ड हो चुका होता है। तो बच्चा उन पैटर्न्स को बस जी रहा है जो उसे विरासत में मिले हैं। हाँ, वो बस उन्हें अभिव्यक्त कर रहा है। ये सुनने में तो बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन क्या ये बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी यानी उसके अपने मौलिक व्यक्तित्व को नजरअंदाज नहीं करता? नहीं। क्या सब कुछ सिर्फ माता पिता का प्रतिबिंब होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बच्चा सिर्फ एक आईना नहीं है, बल्कि एक बेहद संवेदनशील बैरोमीटर की तरह है। बैरोमीटर जो दबाव मापता है। हाँ, उसका अपना एक मौलिक स्वभाव है, अपनी एक यूनिक कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो अपने वातावरण के प्रति अविश्वसनीय रूप से ग्रहणशील होता है, सेंसिटिव होता है। तो फिर उसका व्यक्तित्व कैसे बनता है? तो उसका अंतिम व्यक्तित्व इन दोनों चीजों का मिश्रण होता है। उसका अपना मौलिक स्वभाव और वे संस्कार जो उसे गर्भ में और शुरुआती जीवन में मिले। मतलब ये किसी एक को नकारने की बात नहीं, बल्कि दोनों के इंटरप्ले को, दोनों की आपसी क्रिया को समझने की बात है। तो फिर इस पूरी चर्चा का, इस गर्भ उपनिषद का सबसे बड़ा संदेश क्या है? हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? इसका सबसे बड़ा संदेश डरना नहीं है। अच्छा। ये उपनिषद ये नहीं कहता कि डरो, ये कहता है सचेत बनो, जागरूक बनो। हाँ,
यह हमें बताता है कि एक नए जीवन को दुनिया में लाने की असली तैयारी शादी के बाद या गर्भावस्था के दौरान नहीं होती। तो कब होती है? इसकी तैयारी मन की स्पष्टता से शुरू होती है। जब आप खुद को समझते हैं, अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियों को जानते हैं, अपनी कंडीशनिंग पर काम करते हैं, तभी आप एक नई चेतना के लिए एक शांत और संतुलित वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये ग्रंथ हमें अपने जीवन की, अपनी चेतना की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। सही। ये हमें बताता है कि हम सिर्फ एक शरीर को जन्म नहीं देते, नहीं, हम एक पूरे मनोवैज्ञानिक संसार की नींव रखते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। और इसी के साथ हम उस अंतिम प्रश्न पर आते हैं जो हमारे श्रोताओं को आत्मचिंतन के लिए छोड़ना है। हाँ, तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम सबके लिए सोचने का एक बिंदु है, एक ऐसा सवाल जिसे अपने साथ लेकर जाना है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं जीवन को जी रहा हूँ या बस आगे बढ़ा रहा हूँ? मतलब क्या मैं बस पुरानी आदतों को दोहरा रही हूँ? हाँ, क्या मैं अपने डर, अपनी आदतें, अपनी कंडीशनिंग को बिना समझे बस अगली पीढ़ी को सौंप रहा हूँ? और दूसरा सवाल, इससे भी गहरा सवाल, यदि मेरी चेतना ही किसी और की शुरुआत का वातावरण बने, तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। अगर इस चर्चा ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, समझ। और हमें ये भी बताइए कि आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी ही गहरी और स्पष्ट चर्चा सुनना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।